हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट, जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। आज नोटिस कर रहा था कि जो वर्ल्ड ओवर एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं खाने के तेल के, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। और आपने पिछले कुछ महीनों में देखा भी होगा कि चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर सनफ्लावर ऑयल हो या कोई भी ऑयल, जिसकी रेट बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो बाहर के तेलों पे बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ हमारी जो ईटिंग और जो कुकिंग पैटर्न चेंज हुए उसके ऊपर में भी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये तेल के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। दूसरा, हम इस एक चीज़ पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों हो गए हैं जो कि 100 साल पहले तक था ही नहीं। एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल। तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन आवर हेल्थ ओवरऑल, and is this opportunity of unprecedented price rise of edible oils a time for checking our habit as far as food and nutrition is concerned? Let's take a look. So, the Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati announced ban on palm oil exports to the world, and this is effective April 28th. And this is primarily done to control the domestic prices. तो इंडोनेशिया में खुद ही जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देयर इज डिसकंटेंट अमॉन्ग पीपल, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने सारे बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट कि इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दीज टू कंट्रीज अकाउंट फॉर 80% ऑफ पाम ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। इंडिया ह्यूज कंजम्पशन ऑफ पाम ऑयल। खाली सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 1,75,000 टन से 2 लाख टन प्रति महीने का हम आयात करते हैं सनफ्लावर ऑयल का, जो कि प्राइमरली आता था रशिया से और यूक्रेन से, जो कि ऑलरेडी फरवरी मार्च में धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आगे भी उसके कम होने के चांसेस हैं। नो स्पेकुलेशन ऑन दैट, बट इट्स डिसरप्टेड। मार्च में भारत ने टोटल 9,83,000 लाख टन 9.83 लाख टन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट किया है। अब डिमांड जो है हमारे इंडिया में, दैट इज 250 लाख टन्स पर मंथ। 250 लाख टन वर्सेस दैट आर प्रोडक्शन, इंटरनल प्रोडक्शन इज 111.6 lakh tons. So that leaves us with a net deficit of 56%, which we meet through imports. और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखने जाएं तो देयर आर 3 टॉप कंट्रीज हु इंपोर्ट एडिबल ऑयल। इंडिया इज नंबर 1, फॉलोड बाय चाइना एंड यूएसए। आउट ऑफ दिस इंपोर्ट 60% जो हमारा इंपोर्ट हम करते हैं वो है पाम ऑयल। उसके बाद सोयाबीन ऑयल आता है जो कि 25% होता है, 25%, एंड सनफ्लावर ऑयल इज एट 12% हमारे टोटल इंपोर्ट का। इंसिडेंटली, एडिबल ऑयल हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कैटेगरी वर्ल्ड वाइड, इवन बीटिंग डेयरी। कुछ सालों पहले तक डेयरी यूज्ड टू बी द नंबर 1 प्रोडक्ट, बट नाउ इट्स द एडिबल ऑयल इंडस्ट्री विच हैज टेकन अप ऑन दैट। अगर आप इंडिया के कंजम्पशन पैटर्न को देखने जाए तो अभी भी नॉर्थ में मोस्टली इट्स मस्टर्ड ऑयल विच इज यूज्ड। Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, still we rely more on the groundnut oil. Kerala is primarily coconut based, and ये सब जो होते थे ना, these used to be traditional कच्ची घानी, cold pressed बैल कोल्हू होता था, उसमें से तेल निकाली जाती थी। And then the remaining one, इसके बाद जो एनिमल फैट है, बेसिकली देसी घी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। 1937 में एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन हुआ था भारत के एडिबल ऑयल हिस्ट्री और कंजम्पशन में, क्योंकि 1937 में लिवर ब्रदर्स, जो कि बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर मिले, उन्होंने डालडा लॉन्च किया। और डालडा कुछ और नहीं था, एक वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजनेशन करके उसको घी के जैसा दिखने वाला बनाया गया। सो यू ऐड 1 हाइड्रोजन एटम टू अ वेजिटेबल ऑयल एंड इट बिकम्स सॉलिड रूम टेम्परेचर पे, और देखने में घी जैसा लगता है। इट मिमिक्स घी, एंड इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट बोली, वो बढ़ जाती है। व्हाट इट रिजल्टेड इन, इट बिकेम अ गुड एजेंट फॉर डीप फ्राइंग। तो जो समोसे फ्राई हो रहे हैं वो क्रिस्पी हो रहे हैं, वड़ा क्रिस्पी बन रहा है। इससे और भी एक्सटेंड क्या हुआ, जो प्रोडक्ट्स थे, समोसे हैं, बाकी जो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, प्लस ऊपर से सस्ता। तो आज भी अगर आप
हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, और इसको आप कैसे अच्छे से वनस्पति घी बोलते थे पहले, तो अभी उसको वनस्पति करके बेचा जाए, अभी भी 80 रुपये किलो आपको मिल जाएगी। वहीं पे आप सस्ते से सस्ता घी का ब्रांड खरीदने जाएंगे तो आपको 400 रुपये किलो मिलेगी। यू सी द डिफरेंस, 80 रुपीज़ वर्सेस 400 रुपीज़। By 1950, other Indian companies also jumped into the bandwagon and DCM ने रथ वनस्पति लॉन्च किया, साहू जैन ने हनुमान ब्रांड लॉन्च किया, विप्रो, वही जी हाँ विप्रो, वही जो आईटी कंपनी आप जानते हैं, उसका एक्चुअल नाम है वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, दे कंटिन्यूड विद द सेम नेम। उन्होंने अपनी वनस्पति घी लॉन्च की, और उस समय इतनी रेगुलेशंस टाइट नहीं थी, इसलिए उसको वनस्पति घी का नाम दिया जाता था। क्लेवर मार्केटिंग, और लोगों को ये बताया गया कि घी के स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या नुकसान हैं, और कैसे जो वनस्पति घी उनको ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक, क्रेजी हिस्ट्री बिहाइंड इट देयर, कि हमारे पार्लियामेंट ने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, क्योंकि तभी सिनेमा हॉल में और बाकी जगह पे डालडा के ऐड दिखाई जा रहे थे, जगह जगह स्टॉल लगा करके डालडा में फ्राई की हुई चीज़ें फ्री में खिलाई जा रही थी, सीडिंग द पीपल। नेक्स्ट इवोल्यूशन फॉर द एडिबल ऑयल इंडस्ट्री केम जब भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन चालू हुआ। मैं समझाता हूँ आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है। पहले हमारे यहाँ कच्ची घानू कोल्हू चला करते थे, बाद में मशीनाइज्ड एक्सपेलर्स आए, जिसमें कि आप एक तरफ से ऑयल सीड डालें और दूसरी तरफ से आपको केक निकलती है और तेल निकलता रहता है, एंड यू पुट द केक अगेन एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। उसमें भी थोड़ी हीट हो जाती थी बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग मैकेनिज्म, बट मोस्टली इट वॉज नॉट दैट extreme extraction which I am talking about। और उससे जो तेल निकलता था, people would get it filtered or not। I remember during my childhood हम लोग जाते थे सरसों का तेल निकलवाने, तो it used to be interesting process, जहाँ पे वो जो तेल निकालने वाले तो मशीन में उसको डालते थे and he'll put some water in it and then फिर वो डिसाइड करते थे कि कितने प्रेशर पे उसको ऑयल केक निकलते रहना चाहिए, एंड जो तेल निकलती थी उसकी जो पंजेंसी थी, उसकी जो आँख में जलता था वो सरसों का तेल, वंडरफुल। The only thing was that it could not store it quite long because एक तो वो सीड्स गंदे होते थे, बहुत साफ नहीं हुआ करते, दूसरा the use of water and all। बट एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखी है कि हमारे यहाँ जो सर में लगाने के लिए तेल होता था, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ के कुछ दिन रखते थे, एज करते थे, फिर उसको सरसों तेल सर में लगाते थे। बाद में आ गई एक्सट्रैक्शन थ्रू केमिकल्स। बेसिकली इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और हीट एक्सट्रैक्शन। इसमें तेल को रिफाइन किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल वैसे रिफाइन किया जाता है जैसे पेट्रोकेमिकल्स की रिफाइनिंग होती है। तो पहले जो आप एक्सपेलर से तेल निकालते थे या कच्ची घानी निकालते थे, यू वुड बी लाइक 60-70% ऑफ एक्सट्रैक्शन। द हीट एक्सट्रैक्शन, द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्स आउट 99% ऑफ द ऑयल। इसमें केमिकल इस्तेमाल होता है हेक्सेन, 20 प्रोसेसेस होते हैं लाइक डीगमिंग, न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग, डिओडराइजेशन। मतलब तेल की जो मैं आगे और डिटेल में बताने वाला, जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो तो ख़राब हो जाती है। 1940 में गुजरात सौराष्ट्र रीजन में सबसे पहले केमिकल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की शुरुआत हुई। फिर बाद में 1950 में अहमद उमर ऑयल मिल्स ने बॉम्बे में इवन रिफाइंड ग्राउंड नट ऑयल एक बड़े प्यारे नाम से लॉन्च किया था, पोस्टमैन, और पूरे इंडिया भर में वो फेमस हो गया था पोस्टमैन का तेल, एंड पीपल वुड फील गुड कि मैं पोस्टमैन में खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ। तो हीट एक्सट्रैक्शन आने से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आने से ये क्या हो गया कि इवन द लो ऑयल बेयरिंग सोर्सेज लाइक सोयाबीन, राइस ब्रांड, कॉटन सीड, इनसे भी ऑयल निकाला जाने लगा। अब पता है राइस ब्रांड, धान के ऊपर जो चावल के ऊपर जो भूसा होता है, उससे आप तेल निकालते हैं। कमाल की बात है ये, बताइए। आप उसको निकाल के फिजिकली तो नहीं कर सकते, फॉर दैट यू नीड केमिकल एक्सट्रैक्शन। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द येलो रिवोल्यूशन विच केम लेड बाय एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसमें धारा ब्रांड लॉन्च हुआ। बाद में आईटीसी ने सनड्रॉप लॉन्च किया, फ्लोरा एंड स्वीकार केम फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर, एंड ऑल्सो सफोला केम अलॉन्ग द वे। India almost became self-reliant by 93-94 in terms of oil, but then the story changed slowly. So even if you look at the pattern, mustard oil and soybean oil primarily used in North India, South India sunflower oil more, West sunflower oil, soya, but also still relevance of groundnut oil and cottonseed oil continues. Now the question is कि फिर पाम ऑयल जाता कहाँ है? इतना जो बहुत सारा पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ओडिशा, the huge use of palm oil is in the food industry। चाहे मिठाई बनने में हो, नमकीन बनने में हो, ब्रेड बनाने में हो, बिस्किट्स में हो कि नूडल्स में हो, क्योंकि ये सबसे सस्ता तेल है। और इसमें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप मीडियम पे भी फ्राई कर सकते हैं। तो मोस्टली
अब एक और चीज़ देखने में देखी गई है, और ये आपको कोई ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताया, ऑफ द रिकॉर्ड रिफाइनर्स ने ये अग्री किया है कि चूँकि ये न्यूट्रल होता है, इसमें कुछ पंजन टेस्ट नहीं होता, कुछ ओडर नहीं होती, तो इट्स वेरी इजी टू एडल्टरेट विद आइदर मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और सेसमी ऑयल में। तो जब भी ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सेसमी ऑयल के रेट बढ़े हैं तो पाम ऑयल की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि उसको मिक्सिंग की जाती है, ब्लेंड की जाती है। नाउ आई विल कम ऑन द हेल्थ पार्ट ऑफ इट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्टर केट सैनसन, जो कि फैमिली फिजिशियन है, बीएससी बायोलॉजी हैं और बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, एंड रॉबर्ट वुड जॉनसन मेडिकल स्कूल में भी रिलेटेड हैं। सो 10 साल से ज़्यादा उन्होंने हवाई में प्रैक्टिस की है, ऑब्जर्व्ड culinary habits and traditions world over, and now she has written something called Deep Nutrition. She is also a well-renowned nutritionist for the NBA, and काफ़ी फेमस है वो। तो वो 2-4 चीज़ें हमें बताना चाहती हैं कि एक देखिए, फैट इज़ बैड एंड वी नीड टू बर्न फैट। एक जो सिस्टम हमारे यहाँ क्रिएट हो गई, एक जो कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की कोशिश की, एक्चुअली फैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑक्टेन, पेट्रोलियम, जो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फैटी एसिड. Now, what we have got to think about is stable fatty acid and unstable fatty acids. So, seed oil refined are unstable and inflammatory fatty acids. और हमारी जो सेल है वो अनस्टेबल फैटी एसिड को यूटिलाइज एज एनर्जी सोर्स नहीं कर सकती. दैट इज वाई इट कन्वर्ट्स इट इनटू शुगर एंड वी कंटिन्यू टू गेट फैटर एंड फैटर. There is also fat is needed for your overall body's metabolism. So when somebody says you have efficient metabolism, somebody has slow metabolism, Dr. Kate says that our body's fat composition has changed over the years. कहना यह है कि लास्ट 70 साल में हमने सीड ऑयल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है वर्सेस द एनिमल ऑयल, जैसे घी, बटर, लार्ड पहले इस्तेमाल होता था, दैट आवर बॉडी इज प्राइमरली नाउ मेड अप ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैट एज कम्पेयर टू अर्लियर. जैसे पहले मोर होल फूड हम खाते थे, हंटिंग करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, प्लांट फॉरेजिंग करते थे, लिटिल सीड्स और नट्स खाते थे, वर्सेस आज हाईली रिफाइंड सीड ऑयल इज पार्ट ऑफ आवर डे टू डे रेजिमेंट एंड खाना. सो सैचुरेटेड फैट वर्सेस अनसैचुरेटेड फैट के ऊपर भी एक डिबेट चालू हुई कि पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स स्टेबल होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर्टरीज को क्लॉग करते हैं. इसके ऊपर में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने लॉन्ग बैक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जब भी क्रिस्को ऑयल लॉन्च किया था तो उन्होंने सैचुरेटेड फैट को बदनाम करने की साजिश चालू करी और उससे कॉटन सीड ऑयल क्रिस्को को बेचने की कोशिश की, और साइंस गवाह है उसका. न्यूट्रिशनल साइंस इंडस्ट्री ने इसको भी एक फेक न्यूज़ की तरह से आगे बढ़ाया कि आप लेस सैचुरेटेड फैट खाएं और पूफा वाले तेल ज़्यादा खाएं, और जैसे हम पूफा तेल ज़्यादा खाते गए हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते गए. ये बोलना है डॉक्टर केट का. तो 100 साल पहले जहाँ तक हमारी बॉडी में पूफा के लेवल 2 to 4% होते थे, अभी ये 15 to 30% होते हैं, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ 10 times हायर. सो फैट एक दोस्त होने के बदले अभी हमारी एनिमी बन गई है, और जितने हम मोर पूफा वाले ऑयल खाते हैं हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम स्लोअर होती जा रही है. फेस्टिवल पार्टीज़ आप एक सोच कर देखें कि जैसे क्रिसमस हो कि होली हो कि दिवाली हो, जब भी बहुत फ्राइड चीज़ें खाई जाती है, उसके बाद आप क्या खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि स्लगिश महसूस करते हैं? जब आपको मिल जाएगी बॉडी को लेस एनर्जी मिलती है. वाई? बिकॉज ऑफ सीड ऑयल्स. बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट मोर laziness to come and more overweight people around us, because when I become overweight people judge me around कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो. बट ये मेरी गलती होने के साथ कम और हमारी सीड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा होने के ऊपर डिपेंड करती है. तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो है कि आप और हम ट्रेडिशनली जो हमारे यहाँ तेल इस्तेमाल होती थी, जैसे हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होती है, जम्मू कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होती है, गुजरात में ग्राउंडनट ऑयल इस्तेमाल होता है. तो ट्रेडिशनली जो ऑयल कोल्ड प्रेस होकर के हम इस्तेमाल करते थे, यूज टू रिटेन द विटामिन्स इन इट एंड द मिनरल्स. बट द सेम ग्राउंडनट ऑयल, द सेम मस्टर्ड ऑयल, इफ़ यू रिफाइंड इट, इट लूजेज ऑल इट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि एक पेट्रोकेमिकल जो प्लांट होता है उसके जैसे ही फिल्ट्रेशन होती है, रिफाइनिंग, ब्लीचिंग, डिओडराइजेशन डैमेज करती है पूफा को, फिर बॉटलिंग होती है, ऑक्सीडेशन होता रहता है. बाय द टाइम द वेजिटेबल ऑयल रीचेज योर होम, इट्स ऑलरेडी गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड हैज़ लॉट ऑफ टॉक्सिन इन इट. तो ये जो अपॉर्चुनिटी अभी हमें मिली है कि
refined vegetable oils are getting costlier, I think it's the high time for us to go back to our original oils like mustard, groundnut, coconut, sesame oil. ट्रेडिशनली जो हमने ये वेजिटेबल ऑयल के आने से पहले, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल वनस्पति के आने के पहले हमने हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया है और करते रहे हैं. हाउ मच टू यूज? या यूज लेस. ऑयल इज़ अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो किसी भी कल्चर में आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप हमेशा फ्राइड चीज़ें खाते रहे, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाएं. हाँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन टू घी कंटेन्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटराइल, जो कि आपके पेट को, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को आगे बढ़ाते हैं. घी इज ऑल टुगेदर इन डिफरेंटली द हाइएस्ट मेल्टिंग स्मोकिंग पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑयल्स एंड कुकिंग मीडियम्स अवेलेबल. वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ vitamins. So if you ask the scientific evidence which is there, look at it rationally, ghee is there, olive oil is there in their own league. Eat butter. As much as possible, reduce the seed oil consumption. कच्ची घानी आप इस्तेमाल करें ट्रेडिशनली जो आपके घर में होता था, बट वॉट यू शुड इमीडिएटली स्टॉप and reduce drastically is the refined vegetable oil, which has almost zero nutrient values left inside in it except for something which is added on top of it. तो जो लिखते हैं ना कि इसमें हमने अलग से विटामिन ए डी ई के क्यों मिलाने की ज़रूरत है, नहीं, बिकॉज ऑफ द हीट एक्सट्रैक्शन ऑल द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑयल इज गॉन. एंड देन अगर आप हीट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल ना करें तो आप राइस ब्रैन, पाम, इन चीज़ों से आप तेल निकाल ही नहीं सकते. तो आप in one way you are going against the nature and getting something which is not intended to be that way. So seed oil which is coming from mustard, groundnut, coconut, fine. Sesame, fine. Animal fats, fine. But please do avoid the refined vegetable oils. That's what I thought. Let's talk about this because अभी जो तेल का, पाम ऑयल का इंडिया में आना कम होगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है हमें हमारे कोल्ड प्रेस्ड तेलों की तरफ जाने का और घी, देसी घी और बटर खाने का. आपको कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा मुझे. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. बाय बाय, टेक केयर टिल नेक्स्ट वीक व्हेन आई मीट यू विद अनदर टॉपिक. बाय, टेक केयर.